हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 25। इससे पहले इस कहानी के 24 भाग अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो गाइज, आप सब ने अब तक पढ़ा था। शुभ को थोड़ी सी शरारत सूझती है तो उसने चिल्लाकर कहा कि सारे बाहर निकलो, नहीं तो लिफ्ट ओवरलोड हो गई है, फिर से खराब हो जाएगी। तो शुभ की बात सुनकर नील और निहाल ने अभी शुभ को देखा और फिर सब बाहर आ गए। तो इस वक्त अभी सब रुद्र के कैबिन में बैठे हुए थे और एक दूसरे को देख रहे थे। अब देखते हैं आगे। सब बातें कर रहे थे कि तभी किट्टू ने एक मैसेज करके रुद्र से कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, वो भी अकेले में। तो रुद्र ने भी अभी मैसेज किया कि अकेले में क्यों, क्या हुआ छोटे खरगोश, मुझे किस करनी है क्या, प्यार आ रहा है क्या मुझ पर। तो किट्टू ने अभी गुस्से में एंग्री वाली इमेजेस भेज दी। तो रुद्र को अभी मैसेज पढ़कर हंसी आ गई। रुद्र ने निहाल शुभ की तरफ देखकर कहा कि अब सारा दिन मेरे ही कैबिन में बैठे रहोगे क्या, अपने अपने कैबिन में जाओ। तो शुभ ने अभी गुस्से में कहा कि मेरा कौन सा कैबिन है, कौन सा कैबिन दिया है आपने मुझे भैया। कैबिन तो क्या, आपने तो मुझे एक डेस्क भी नहीं दिया। अरे डेस्क तो छोड़ ही दो, एक चेयर ही दे देते, मैं तो रेस्ट करने के लिए भी अभी निहाल भैया के कैबिन में ही जाता हूँ। बहुत गलत बात है ये तो, पियून से ज़्यादा अभी हैसियत नहीं रखी है आपने मेरी इस ऑफिस में, और कहने के लिए मैं इस ऑफिस का अभी ऑनर हूँ। नील तब तक अपनी चेयर से उठ गया था। तो नील ने अभी शुभ की बाजू को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा कि अभी चल ना, उसे किट्टू के साथ टाइम स्पेंड करना है, शायद उन दोनों की पर्सनल कुछ बातें हैं, फिर वो अमेरिका चला जाएगा ना। तो शुभ ने अभी थोड़ा सा नाराजगी भरे लहजे में कहा, तो ये बोले ना कि उन्हें भाभी के साथ थोड़ा सा वक्त चाहिए। कैबिन कैबिन क्या कर रहे हैं, मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हैं क्या। तो निहाल ने कहा कि बस कर छोटे शेर, अब इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है तू, मिल जाएगा तुझे जल्द ही कैबिन, पहले कैबिन लायक तो बन जा, फिर अपने आप कैबिन ही मिल जाएगा तुझे। तो निहाल ने अभी दिशा को देखकर कहा कि दिशा चलो, तुम्हें मैं सारा ऑफिस दिखाता हूँ। शुभ ने इस बात का फायदा उठाते हुए कहा कि दिशा को ऑफिस मैं दिखा दूंगा। निहाल भैया आप जाइए अपने कैबिन में, मैं जो फाइल लाया था ना आप उसे चेक कर लीजिए। तो शुभ की बात सुनकर अभी नील ने शुभ को देखा, जैसे कह रहा हो कि इस बार कोई भी बदमाशी नहीं करना दिशा के साथ, वरना इस बार रुद्र तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो शुभ ने अपनी आईज ब्लिंक करते हुए कहा कि ट्रस्ट में इस बार कुछ भी नहीं होगा भाई। तो शुभ दिशा को लेकर वहां से चला गया। तो नील निहाल फिर से अभी निहाल के कैबिन में आकर बैठ गए। रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और किट्टू जो रुद्र की गोद में जाकर बैठी। तो रुद्र ने किट्टू के गाल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा कि खरगोश अंधेरे से डर लगता है क्या। तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने किट्टू के बालों को कान के पीछे करते हुए पूछा, तो तुम मुझसे बात करने के लिए आई हो क्या। तो किट्टू ने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा कि बोलो क्या बात करनी है तुम्हें। तो किट्टू ने अपना मोबाइल निकाला और फिर रुद्र को मैसेज कर दिया। तो रुद्र ने अभी वो मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था, रुद्र जी नील भैया बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका अवनी से झगड़ा हो गया है उस सोनम पटेल की वजह से, और आप बस देख रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं उनके लिए। तो रुद्र ने अभी अपने होंठ किट्टू की गर्दन पर रब करते हुए पूछा, मैं क्या करूं। तो किट्टू ने हैरानी से रुद्र को देखा। तो रुद्र ने फिर से पूछा कि अच्छा तुम बताओ कि मैं क्या करूं, तुम्हें क्या करना चाहती हो, मैं क्या करूं बोलो। तो किट्टू ने फिर अपना मोबाइल निकाला और उस पर मैसेज टाइप कर दिया। तो किट्टू ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अमेरिका जाने दूं तो आप पहले नील भैया और अवनी दी के बीच में सब कुछ ठीक कर दीजिए, तब ही आप वहां जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप ये सब कैसे करेंगे, लेकिन आपके जाने से पहले मैं नील भैया और अवनी दी को एक साथ में देखना चाहती हूँ, कुछ भी करके। तो रुद्र ने अभी अपना गाल किट्टू के गाल पर रब करते हुए कहा कि अगर मैं कुछ ना करूँ तो तुम मुझे अमेरिका नहीं जाने दोगी क्या। तो किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने अभी थोड़ा हैरानी से किट्टू को देखकर कहा कि तुम मुझे रोक सकती हो क्या। तो किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी।
रुद्र ने अभी किट्टू के बालों को सहलाते हुए कहा कि और तुम मुझे कैसे रोकोगी, ज़रा मुझे वो तो बताओ। तो किट्टू ने अपना मोबाइल निकाला और मैसेज टाइप कर दिया। तो रुद्र ने जब मैसेज रीड किया तो उसमें लिखा था कि मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी, आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी और दवाइयाँ भी टाइम से नहीं लूंगी। आप मुझे उस हालत में देख नहीं पाओगे और फिर अमेरिका जाओगे ही नहीं। सच कह रही हूँ ना। तो मैसेज पढ़कर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। रुद्र ने अपनी नाक किट्टू की नाक से रब करते हुए कहा कि इमोशनली ब्लैकमेल करोगी तुम मुझे। तो किट्टू ने मुस्कुरा के हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने अपना मोबाइल में कुछ टाइप किया और फिर किसी को कुछ सेंड किया और फिर किट्टू से बात करने लगा। तो रुद्र ने भी थोड़ा सा शरारती भरे अंदाज में कहा कि अगर ये सब मैं सॉल्व कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। किट्टू को अभी रुद्र की बात पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि भला रुद्र को वो क्या ही दे सकती है। तभी उसने थोड़ा सा गुस्से में कुछ टाइप करके रुद्र को मैसेज भेज दिया। तो रुद्र ने अभी वो मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था कि मेरे नाम जो यूनिटी ऑफ स्टैचू है ना, वो मैं आपके नाम पर कर दूंगी, तब तो ठीक रहेगा ना। ये पढ़कर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। तो रुद्र ने अभी किट्टू को कसकर अपने गले लगा कर रखा था और उसी के गर्दन पर अपना माथा टिका कर हंस रहा था। तो रुद्र के ऐसे हंसने से किट्टू को थोड़ा सा इरिटेशन हो रही थी। तो किट्टू ने मैसेज टाइप किया और लिखा कि भला मैं आपको क्या दे सकती हूँ, आप ही बताइए मुझे, अब आप अपना हंसना बंद कीजिए। तो रुद्र ने अभी अपनी हंसी को कंट्रोल किया और मुस्कुरा कर बोला कि निहाल के साथ रह रह कर पंच मानना भी सीख गई हो तुम। तो रुद्र ने अभी अपने होठ किट्टू के होठों के पास ले जाकर धीरे से कहा कि मैं बताऊं कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। तो किट्टू समझ गई थी कि रुद्र अब क्या करने वाला है। तो किट्टू को तो अभी शर्म आने लगी थी और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। तो किट्टू और रुद्र की सांसें अभी एक दूसरे में उलझ रही थी। तो अगले ही पल रुद्र ने अपने होंठ जल्दी से किट्टू के होंठों में दबा दिया। किट्टू की आंखें एकदम से बंद हो गईं और उसके हाथ रुद्र के जैकेट पर कस गए। तो रुद्र अभी बड़े ही प्यार से किट्टू को स्मोच कर रहा था। तो किट्टू तो अभी आंखें बंद करके बस रुद्र की किस फील कर रही थी। पिछले 1 घंटे से रुद्र किट्टू को ब्रेकलेस किस करे जा रहा था। किट्टू तो जैसे रुद्र की गोद से उठने की कोशिश करती तो रुद्र उसे जल्दी से कमर से पकड़कर फिर बैठा लेता और किस करने लगता। पिछले 1 घंटे से यही सिलसिला चल रहा था। तो रुद्र ने अभी अनगिनत किस किट्टू की कर दी थी। तो फाइनली किट्टू ने रुद्र के सीने पर अपना सिर रख लिया और रुद्र किट्टू के बालों को सहलाता रहा। रुद्र ने कहा कि किट्टू प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने तुम्हारी। किट्टू ने हैरानी से रुद्र को देखा और फिर इशारों में पूछा कि कब की, आप तो कहीं गए भी नहीं। तो रुद्र ने अभी एटीट्यूड के साथ कहा कि मैं हीरो किस बात का, अगर मैं उठकर ही काम करूंगा तो रुद्र ने अभी किट्टू के बालों को सहलाते हुए कहा कि तुम्हारे देवर और जेठ दोनों ही पागल हैं, बस प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन उसका अंजाम नहीं सोचते हैं। इधर दूसरी तरफ दिशा शुभ के पीछे पीछे अभी पूरे ऑफिस में घूम रही थी और शुभ जो एक्साइटेड होकर आगे आगे चल रहा था। शुभ दिशा को ऑफिस दिखा रहा था। तो शुभ अभी क्या बोल रहा था उसे तो पता नहीं था। दिशा को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बस अभी चुपचाप सहमी हुई शुभ के पीछे पीछे चल रही थी। शुभ दिशा को ऑफिस दिखाता हुआ फैक्ट्री तक लेकर आ गया था जो ऑफिस से करीब 2 किलोमीटर पर दूरी पर थी। तो शुभ अभी फैक्ट्री की मशीनों को ऐसे दिखा रहा था जैसे दिशा को मशीनों की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो शुभ को अभी धीरे धीरे मशीनों की नॉलेज हो गई थी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर ये सब कुछ दिखा रहा था। तो फैक्ट्री दिखाने के बाद शुभ दिशा को एक दूसरी फैक्ट्री में लेकर गया जहाँ पर नई मशीनें रखी थी। वहाँ कोई भी एम्प्लॉय नहीं था, बस शुभ और दिशा ही थे। तो शुभ दिशा को देख रहा था और दिशा जो मशीनों को देख रही थी। शुभ ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि यार मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हूँ। दिशा अच्छी तो है, सही तो कह रहे थे भैया कि इससे शादी करके मैं सेट ही हो जाता हूँ, इसमें कोई कमी भी तो नहीं है, इससे अच्छी लड़की कहाँ ही मिलेगी मुझे। तो शुभ अभी अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। तो शुभ ने फ़ोन लिया और बाहर जाने लगा। तो शुभ ने अभी एक नज़र दिशा को देखा और कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। तो दिशा अभी उस फैक्ट्री में ही खड़ी रही और शुभ अपना फ़ोन लेकर फैक्ट्री से बाहर चला गया।
तो अवनी जो अपने कमरे में बैठी हुई बस अभी सोनम की भेजी हुई वीडियो को देख रही थी और उसकी आंखें नम थी। अवनी जितना उस वीडियो को देखती उतना ही रोती। तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो और आती है। तो अवनी ने अभी वो वीडियो देखी और जैसे जैसे वो उस वीडियो को देखती है तो अवनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी एकदम से उठी और भागते हुए प्रताप हाउस से निकल गई। तो अवनी ने अभी जल्दी से कार में बैठकर अपनी कार स्टार्ट की और सीधा रुद्र के ऑफिस में पहुंची। तो अवनी ने अभी जल्दी से रुद्र का कैबिन खोला तो रुद्र ने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि कुट्टू अभी रुद्र की गोद में बैठे बैठे सो गई थी। तो अवनी ने अभी दिल की शेप बनाई और रुद्र से इशारों में पूछा कि नील कहाँ पर है। तो रुद्र ने अभी धीरे से इशारों में कहा कि निहाल के कैबिन में। अवनी जल्दी से निहाल के कैबिन में गई तो उसने देखा कि नील अभी गुस्से में विंडो के बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। तो अवनी का आना नील को महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि नील के दिमाग में इस वक्त अवनी की कही हुई बातें घूम रही थी। मैंने अपना रेप भी करवा दिया है, इससे ज्यादा मैं अपने प्यार को और ज्यादा डेडिकेट नहीं कर सकती हूँ। ये बात सोच सोच कर नील का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पर। चाहे जो भी था, सच था कि नील ने अवनी के साथ जबरदस्ती तो की ही थी। बेशक नील उस वक्त होश में नहीं था। तो नील का दिमाग अभी पूरी तरह से खराब हो चुका था। नील अभी हल्का सा पलटा ही था कि अवनी उससे गले लग गई। तो अनिल अभी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसने अवनी की कमर को रब करते हुए पूछा कि अवनी तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो और ऐसे तुम यहाँ पर। तो अवनी अभी खुद को नील से दूर करती है और अवनी ने अभी पंजों के बल खड़े होकर नील के होठों पर अपने होठ रख दिया। तो अवनी अभी नील को किस कर रही थी। पहले तो नील काफी ज्यादा हैरान हुआ, फिर वो भी अभी अवनी को किस बैक करने लगा। तो थोड़ी देर के बाद अवनी ने अभी नील को गले से लगा लिया और नील ने अवनी के बालों को सहलाते हुए पूछा, कल तो तुम बहुत ज्यादा बड़बड़ा कर चली गई थी ना मुझसे दूर, और अचानक से अब इतना ज्यादा प्यार, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। तो अवनी ने कहा कि हाँ, क्योंकि मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। तो नील ने पूछा, और ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया। तो अवनी ने कहा कि रुद्र भैया ने वीडियो भेजी है मुझे। अवनी ने अभी वीडियो नील को दिखाई। वो उस रात की पूरी वीडियो थी जिसमें सोनम थक कर सो गई थी और नील निहाल डांस कर रहे थे। तो नील ने अभी वीडियो देखी और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से अभी अवनी को देखता है। तो अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सॉरी ना, माफ़ कर दो मुझे। तो नील ने अभी सीरियस होते हुए कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गलत कर चुका हूँ तुम्हारे साथ अवनी, इससे ज़्यादा गलत करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, आज के बाद मत सोचना कि मैं तुम्हें चीट कर सकता हूँ, ओके। तो अवनी ने धीरे से कहा कि सॉरी। तो नील ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारा। तो अवनी ने हैरानी से नील को देखा और फिर से कहा कि मैं घर जाऊं। तो नील ने कहा कि हाँ हाँ घर जाओ। तो अवनी ने अभी नील के सीने पर उंगली चलाते हुए कहा कि मैं सोच रही थी कि छोटा सा मिनी सा हनीमून मना लेते हैं, तो लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं घर चली जाऊं। ठीक है, तो चली जाती हूँ। इतना कहकर अवनी जी से ही जाने के लिए पलटी तो नील ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। तो नील ने अवनी के गालों को रब करते हुए कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, एक छोटी सी सुहागरात मना ही लेते हैं। इतना कहकर नील अभी अवनी के होठों की तरफ झोंकने लगा, लेकिन तभी निहाल ने अभी कैबिन का गेट खोल दिया। तो निहाल ने अभी नील और अवनी को देखकर काफी हैरानी से पूछा कि तुम दोनों का पैचअप हो गया क्या। तो नील को अभी इस वक्त निहाल का आना काफी ज्यादा खटक रहा था। तो नील ने भी थोड़ा सा गुस्से में कहा कि हाँ हाँ हो गया है, लेकिन तू अपने दीदी और जीजा जी को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, जाओ ना यहाँ से। तो निहाल ने भी दोनों को सॉरी बोला और फिर वो बाहर जाने लगा। फिर अचानक तभी उसे याद आया कि अरे ये तो कैबिन मेरा ही है। तो निहाल जल्दी से वापस आया। तो नील ने कहा कि फिर वापस आ गया तो निहाल ने अभी थोड़ा सख्ती से कहा कि हाँ आ गया, और अपना ये रोमांस का कटोरा ना कहीं और लेकर जाओ। तो ये मेरा कैबिन है और मैं यहीं पर रहूँगा। तो नील ने भी थोड़ा सा उदास होकर कहा कि यार मेरा कैबिन नहीं है तो तू क्या ऐसे करेगा मेरे साथ, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने देना अवनी के साथ प्लीज़। तो निहाल अभी कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ पर रुद्र भी आ गया और उसने कहा कि नील के पास कैबिन नहीं है तो नील को कैबिन दे देते हैं ना, वो अपना रोमांस वहाँ पर कर लेगा। तो नील निहाल अवनी तीनों ही अभी रुद्र को हैरानी से
देख रहे थे। तो नील ने भी अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पूछा कि अब बॉडीगार्ड्स को भी केबिन देगा क्या? रुद्र ने कहा कि बॉडीगार्ड को केबिन नहीं दे रहा हूँ, बॉडीगार्ड का प्रमोशन कर रहा हूँ। धनराज अंकल रिटायरमेंट जो ले रहे हैं उनकी जगह पर अब तुम काम करोगे और उनका केबिन अब तुम्हारा केबिन होगा। इतना कहकर रुद्र वहाँ से जाने लगा। तो नील ने पूछा कि इतनी मेहरबानी इसीलिए क्योंकि मैं अवनी से शादी कर रहा हूँ या फिर मुझे अवनी के लायक होना चाहिए इसीलिए कर रहा है क्या? नील के लहजे में ताना साफ साफ नजर आ रहा था। तो रुद्र ने अभी नील की बातों का जवाब देता और इतने में ही वहां पर धनराज आ गया। तो धनराज को देखकर नील अभी उनके पास आया और उनके पैर छूकर नमस्ते करके बोला कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो क्या? तो धनराज ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो धनराज ने कहा कि हाँ नील, एक ना एक दिन तो मुझे अब बूढ़ा होना ही था, तो मैं भी हो गया हूँ। अब ऑफिस का काम नहीं संभाला जाता मुझसे। तो रुद्र को मैंने ही कहा था कि वो तुम्हें मेरी पोस्ट दे दे, तुमसे ज़्यादा लायक इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए मेरे कहने पर रुद्र ये कर रहा है। तो अगले ही पल नील अभी धनराज के कैबिन में था। दोनों ही अकेले थे। तो धनराज अभी चेयर पर बैठा था और फिर नील जो गुस्से में चक्कर लगा रहा था। नील ने कहा कि कसम खाइए अंकल, आपने रुद्र को नहीं बताया कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तभी मैं आया ऑफिस पे बैठूंगा। तो धनराज ने कहा कि अगर मुझे बताना होता तो मैं कब का बता देता, इतने दिनों तक छुपा कर नहीं रखता इस राज को। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है बेटा, बस मैं रिटायर ले रहा हूँ और उसने मुझसे पूछा कि ये पोस्ट मैं किसे दे दूँ, तो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। तो नील ने अभी थोड़ा सा नाराज़ी भरे लहजे में कहा कि मुझे ये पोस्ट नहीं चाहिए अंकल, मुझे ना रुद्र की प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं प्रताप हाउस बस पापा के वादे की वजह से रह रहा हूँ, वरना मैं उस घर में भी नहीं रहता, कहीं और चला जाता। तो धनराज ने कहा कि नील, वो घर तुम्हारा भी है और पूरा हक तुम्हारा उस घर पर है, दादा दादी पर, नव्या पर, शुभ पर और रुद्र पर भी तुम्हारा ही पूरा हक है। तो नील ने अभी चेयर पर बैठते हुए कहा कि अंकल, मैं ऐसे हक को नहीं मानता हूँ जो दुनिया से छुपा हुआ हो। हूँ तो मैं पापा की नाजायज औलाद ही ना। तो नील की बातों में अभी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तो धनराज में भी अभी थोड़ा सा गुस्से से कहा कि ये तुम्हारे दिमाग में किसने डाल दिया कि तुम संजय की नाजायज औलाद हो? नाजायज नहीं हो तुम, बस हमारे पास प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। संजय ने अभी तुम्हारी माँ अनीता से शादी की थी, तुम रुद्र के सौतेले भाई हो, नाजायज भाई नहीं हो, समझे तुम? आप संजय की गलती थी जो उसने सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाया, जिसका हर्जाना तुम भुगत रहे हो। गलती तो अनीता की भी थी इसमें, अनीता ने भी कभी संजय को सच नहीं बताया और आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैंने नाजायज शब्द सुना ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, तुम नाजायज नहीं हो, समझे? तो नील, अभी तुमने मुझे अपने बाप की जगह दी है तो तुम्हारे बाप के हैसियत से कह रहा हूँ, तुम्हारे मुंह से ये शब्द अब कभी भी मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितना तुम्हें बोलते हुए तकलीफ होती है ना, उससे ज़्यादा मुझे सुनते हुए तकलीफ होती है। अब तुम मेरे कैबिन से जा सकते हो और हाँ, कल ऑफिस टाइम से आ जाना, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग है। और नील ने धनराज अंकल को देखा और फिर गुस्से से वहाँ से चला गया। तो नील जब धनराज के कैबिन से निकला था तो रुद्र से एकदम से टकरा गया। तो रुद्र भी अभी धनराज के कैबिन में ही जा रहा था। रुद्र ने नील को देखा तो नील की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वक्त रुद्र कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप से धनराज के कैबिन में चला गया। तो नील के जाते ही धनराज ने कैबिन में अभी रुद्र को देखा तो धनराज ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी ही कमी रह गई थी, तुम भी आ जाओ अंदर। तो तुम दोनों भाइयों ने अभी मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कहने के लिए अपने बाप की जगह दे रहे हैं मगर मानते दोनों में से कोई भी नहीं हो। रुद्र ने कहा कि अंकल, आपने उसे बताया तो नहीं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है? तो धनराज ने गुस्से में कहा कि नहीं बताया है, लेकिन कब तक छुपा कर रखोगे? उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वो संजय की नाजायज औलाद है, उसका ये फितूर तुम ही दूर कर सकते हो रुद्र बेटा। तो नील का दर्द अभी कम करना ही होगा और वो दर्द तुम ही कम कर सकते हो। रुद्र ने कहा कि करूँगा अंकल, क्यों नहीं करूँगा, नील के दिमाग से ये बात निकाल दूंगा।
मैं नील को सारे हक दूंगा जो उसके हैं, लेकिन आपने मुझे नील का सच इतने लेट क्यों बताया? अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं कब का नील के हक उसे दे देता। मुझे बहुत गलती हो गई। तो धनराज ने कहा कि हर बात का एक वक्त होता है रुद्र बेटा। तुम पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे, तुम्हें कुछ भी बोलना या समझाना हर किसी के बस में नहीं था, लेकिन जब से तुमने किट्टू को अपनाया है ना, तुम बदल गए हो, गुस्सा नहीं करते हो, बातों को समझते हो। इसीलिए मैंने तुम्हें अब ये सच बता दिया है कि नील तुम्हारा भाई है। दादा दादी सीमा, सुधीर, अवनी और नील के रिश्ते की बात कर रहे हैं। सीमा ने कहा कि माफ करना आंटी, मैं अपनी बेटी की शादी एक बॉडीगार्ड के साथ नहीं कर सकती। तो बॉडीगार्ड के अलावा नील की पहचान है ही क्या? वो तो आपका गोद लिया हुआ बेटा है ना। तो दादाजी ने अभी थोड़ा सा सख्ती से कहा कि देखो सीमा बेटा, नील हमें रुद्र और शुभ से भी ज़्यादा प्यारा है। बेशक हमने उसे गोद लिया है, लेकिन हमने कभी भी उसे अनाथ नहीं समझा है। वो मेरा ही बेटा है। तो उन सब में अभी काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी, लेकिन सीमा शादी के लिए तैयार नहीं थी। फाइनली सुधीर ने कहा कि अंकल, हम अभी अपने विला शिफ्ट हो जाते हैं। मैं सीमा को समझा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि अवनी की शादी नील से होगी तो अब अवनी की शादी नील से ही होगी। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सीमा को जल्दी से समझा बुझा कर अवनी और नील की शादी की डेट को फिक्स करवा देता हूँ। तो सीमा और सुधीर अभी प्रताप हाउस से अपने विला के लिए चले गए थे और फिर साथ में अवनी को भी लेकर गए थे। इधर प्रताप हाउस में रात का समय हो चुका था। आज जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर नील बहुत ज़्यादा परेशान था। तो नील ने आज अभी सबके साथ डिनर भी नहीं किया था। नील बालकनी में खड़ा होकर अभी चांद को निहार रहा था। तो नील ने अपनी आंखें बंद की और उसे कुछ याद आने लगा। वो अपनी पुरानी दुनिया में चला गया। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड फ्लैशबैक जो अभी नील सोच रहा था। 7 साल का लड़का जो संजय की चिता को आग दे रहा था, तभी वहां पर दादाजी आ गए। तो दादाजी ने एक 12 साल के लड़के का हाथ रुद्र के हाथ पर रखकर कहा कि तुम दोनों ही मिलकर इस चिता को अग्नि दोगे। दोनों ने मिलकर उस चिता को अग्नि दे दी और थोड़ी देर के बाद चिता धू धू करके जलने लगी और फिर रुद्र ने दादाजी को अपने गले लगा लिया। नील भी वहां पर खड़े होकर रो रहा था। तभी वहां पर धनराज आया और फिर धनराज ने नील को अपने गले लगा लिया। तो धनराज ने नील को अभी चुप कराते हुए कहा कि नील, तुम अब बड़े हो गए हो और बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। उन्हें शांत रहना पड़ता है, उन्हें चीज़ों को समझना पड़ता है, उन्हें परिवार को एक साथ रखना पड़ता है और वो सब काम तुम करोगे क्योंकि तुम इस घर के बड़े बेटे हो। मैं जानता हूँ कि तुम संजय के बड़े बेटे हो और हाँ, अब आज से सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। नील ने अपनी आंखें खोली और उदास होकर खुद से कहा कि सही कहा था अंकल आपने, बड़ों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। मुझे नाराज़ होने का भी हक नहीं है, मुझे किसी से कोई सवाल पूछने का भी हक नहीं है, मुझे हक नहीं है कि मैं किसी से भी कुछ पूछूं कि मैं इस घर में क्यों हूँ और क्या वजूद है मेरा इस घर में। मैं किसी से नहीं पूछ सकता कि मैं कौन हूँ, क्या पहचान है मेरी। तो रुद्र के बॉडीगार्ड के अलावा मेरी खुद की अभी कोई भी पहचान नहीं है। नील ने अभी अपने पीछे किसी की प्रेजेंट को फील किया, लेकिन तभी नील ने पलटकर नहीं देखा क्योंकि नील आज सच में बहुत ज़्यादा उदास था और परेशान था। नील जानता था कि अगर वो अवनी से शादी करेगा तो गड़े हुए मुर्दे ज़रूर उखड़ जाएंगे, इसीलिए वो अवनी से दूर रहा करता था। नील के पीछे रुद्र था जिसके पास अभी एक बियर की बोतल थी। तो नील ने अभी दोनों हाथ ग्रिल पर रखे हुए थे और चांद को देख रहा था। तो रुद्र वहां पर आया और उसने अपनी कमर ग्रिल से लगा ली। तो रुद्र ने बियर की सिप ली और फिर बोतल नील की तरफ बढ़ा दी। तो नील ने अभी बोतल को पकड़ लिया और रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वो नील से क्या बात करे और कैसे बात करे। तो नील ने अभी बियर की सिप लेकर कहा कि तो तुम्हें धनराज अंकल ने सब कुछ बता दिया है। तो रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने अभी रुद्र को बियर की बोतल पास करते हुए कहा कि तो तुम अब मुझे मेरे हक देना चाहते हो क्या। तो रुद्र ने अभी बियर की सिप लेकर कहा कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे हक देकर जो तुम्हारा हक है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो नील ने अभी रुद्र से
बोतल लेकर कहा कि लेकिन मुझे नहीं चाहिए कोई भी हक। जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा मैं इस घर से चला जाऊंगा। तो रुद्र ने अभी गुस्से में नील से बोतल ली और उसे सिप लेते हुए कहा कि तुमने पापा से प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे, मेरे साथ रहोगे, तो तुम कहीं भी नहीं जाने वाले, समझे ना। तो नील ने अभी रुद्र से गुस्से में वो बियर की बोतल ली और उसे पूरी की पूरी खत्म करके कहा कि तुम नहीं समझोगे मेरा दर्द, मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। इतना कहकर नील वहां से जाने लगा तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने गुस्से में कहा कि कौन सा दर्द और किस दर्द की बात कर रहे हो तुम, मैं भी तो तुम्हारी तरह हूं ना। कौन सा दर्द है तुम्हारे दिल में, बताओ मुझे, जिसकी वजह से तुम इस घर से जाना चाहते हो, इस घर को छोड़कर उतारना चाहते हो। नील ने पलटकर गुस्से में कहा, तुम्हें वो सब कुछ मिला जो मुझे नहीं मिला, मेरी क्या गलती थी, बताओ मुझे। रुद्र, पापा के करीब तुम रहे हो, पापा को प्यार तुम्हें मिला है, सारी दुनिया तुम्हें पापा का बड़ा बेटा समझती है, मुझे नहीं, मैं तो पापा की नाजायज औलाद हूं ना। तो नील ने अभी इतना ही कहा था कि रुद्र ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और कहा कि तुम पापा की नाजायज औलाद नहीं हो नील, समझ गए ना, बल्कि तुम उनके प्यार की निशानी हो जो हम नहीं हैं, वो प्यार जो उन्होंने अनीता माँ से किया था। पापा ने अनीता माँ से शादी की थी और मैं जल्द ही ये प्रूफ भी कर दूंगा दुनिया वालों के सामने। जल्द ही ये राज आएगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो, नीलकंठ प्रताप सिंह, संजय प्रताप सिंह का बड़ा बेटा। तो रुद्र ने अभी नील को थोड़ा सा घुमाकर गुस्से में कहा था, और रही बात कि मुझे क्या मिला, तो मुझे मिला दर्द, पापा की मौत तो मैंने देखी है ना, अपने माँ को फांसी लगाते हुए मैंने देखा है, सोमनाथ से बदला लेने का ख्वाब अकेले मैं पाल रहा हूँ। तुम्हें तो पापा का 10 साल तक प्यार मिला है ना, लेकिन मुझे तो सिर्फ 7 साल तक प्यार मिला है। बात करूँ तो शुभ और नव्या की, वो भी नहीं मिला है उन्हें। शुभ को तो बस तुमसे ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए क्योंकि उसे तो पापा और मम्मी की शक्ल भी याद नहीं है। तो नील, तुम प्यार की बात करते हो तो दादा दादी तुम्हें घर में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जितना कि वो हम तीनों से नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें गिल्टी फील होता है कि उनके नील के साथ बहुत गलत हुआ है। शुभ, नव्या भी मुझसे ज़्यादा तुम्हें बड़ा भाई समझते हैं। निहाल कहने के लिए मेरा दोस्त है लेकिन खुश वो तुम्हारे साथ ही रहता है। किट्टू भी मुझसे ज़्यादा तुम पर ही ट्रस्ट करती है। और क्या चाहिए तुम्हें, और किसका प्यार चाहिए, बताओ मुझे, क्या है ऐसा जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए, मुझे बताओ। तो रुद्र की कही हुई एक एक बात सच थी और नील ये बात समझ रहा था। चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो लेकिन दर्द तो रुद्र ने भी बहुत झेला था और नील से ज़्यादा झेला था। तो नील अभी रुद्र की बात सुनकर जाने लगा तो रुद्र ने फिर से पीछे से कहा कि नील, तुम्हें सुनकर हैरानी होगी लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। तो नील अभी रुद्र की बात सुनकर एकदम से रुक गया। नील के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। नील एकदम से पलट गया और रुद्र को देखकर स्माइल करने लगा। तो रुद्र ने भी अपने सिर पर हाथ मारा और उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई और दोनों ही एक दूसरे के गले लगना चाहते थे लेकिन दोनों को ही बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। तभी फाइनली रुद्र ने नील को अपने गले लगाकर कहा कि भाई, आई एम सॉरी। तो नील ने रुद्र के बालों को चूम कर कहा कि सॉरी किसके लिए? रुद्र ने कहा कि हर चीज़ के लिए, जब मैंने तुम पर हाथ उठाया था, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई थी, जब मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें ऑर्डर दिया था, मैं हर उस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। नील ने रुद्र पर अपनी बाहें कसते हुए कहा कि वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो रुद्र ने कहा कि चल खाना खा ले, वैसे तू पूरी बोतल पी गया है, एक सिप मेरे लिए भी छोड़ देता तो कुछ हो जाता क्या? तो नील ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर दोनों ही डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। इधर दूसरी तरफ शुभ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शुभ कल के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन एकदम से रिंग हुआ। तो शुभ ने गाड़ी साइड में रोक ली और फ़ोन पर बात करने लगा। बात करने के बाद शुभ ने अपनी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की लेकिन तभी उसकी नज़र अभी सामने से आ रही एक कपल पर गई। शुभ के दिमाग में दिशा एकदम से आ गई और फिर शुभ के मुंह से एक ही बात निकला, ओ शिट, दिशा को तो मैं फैक्ट्री में ही छोड़कर आ गया। तो शुभ ने जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाई और फैक्ट्री की तरफ जाने लगा।
इधर दूसरी तरफ दिशा जो फैक्ट्री में अभी चुपचाप एक कोने में बैठी हुई रो रही थी। फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। शुभ उसे वहां से छोड़कर चला गया था और 4 घंटे तक फैक्ट्री में नहीं आया था। दिशा अपनी मासूमियत के चलते वहीं पर खड़ी रही और थोड़ी देर में एक एम्प्लॉय आया और उसने फैक्ट्री में नज़र घुमाई तो उसे दिशा कहीं भी दिखाई नहीं दी और उसने फैक्ट्री का ताला लगाकर वो चला गया। तो दिशा ने अपने गले की चैन कसकर पकड़ी हुई थी और आंखें बंद करके खुद में ही बड़बड़ा रही थी, मुझे कुछ नहीं होगा, मम्मी पापा मेरे साथ है ना आप। नील भैया जल्दी से मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगा, कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। शुभ जी मुझे कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। शुभ जल्दी से फैक्ट्री के पास आया तो उसके पास अभी फैक्ट्री की चाबी भी नहीं थी। शुभ भागकर वॉचमैन के पास गया और उससे फैक्ट्री की चाबी लेकर आया। तो शुभ ने अभी फैक्ट्री का शटर जल्दी से खोला और लाइट जलाई तो देखा कि दिशा भी एक कोने में बैठी हुई रो रही थी और उसकी आंखें बंद करी के वो चैन को पकड़कर खुद में ही बड़बड़ा रही थी। शुभ ने दिशा को देखा तो उसके दिल में अचानक से दिशा को खोने का डर पैदा हो गया था। तो शुभ का दिमाग अभी इस वक्त किसी ब्लैंक की तरह हो गया था। उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और दिशा पर बहुत सारा प्यार। तो शुभ अभी जल्दी से दिशा के पास गया और उसने दिशा की बाजुओं को पकड़कर उसे उठाया और उसके होंठों को किस करना शुरू कर दिया। तो दिशा को तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो ये समझ जरूर गई थी कि उसे शुभ किस कर रहा है। तो शुभ ने अभी दिशा को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके होंठों को किस कर रहा था। उसके होंठों को वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी शुभ दिशा को बहुत सारा प्यार कर रहा था, बहुत सारी किस कर रहा था। तो दिशा को थोड़ी देर बाद अपने होश में आती है और फिर उसने शुभ को खुद से दूर किया, लेकिन शुभ आज दिशा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो इसे इतनी टाइट पकड़े था कि उसके बीच से हवा भी पास होना मुश्किल थी। इधर प्रताप हाउस में दादी अपने कमरे में गुस्से में बैठी हुई थी और दादाजी उन्हें समझा रहे थे। तभी दादाजी ने कहा कि चंद्रकला बातों को समझने की कोशिश तो करो, अवनी की शादी नील से ही होगी, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो। तो दादी ने कहा कि रहने दीजिए संजय के पिताजी, मुझे मत बताइए आप, सीमा कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी। तो दादाजी ने कहा कि सुधीर ने कहा है ना कि वो सीमा को जल्द ही समझा लेगा। तो दादी ने गुस्से में कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है संजय के पिताजी, अवनी की शादी नील से ही होगी, मैं बस इतना जानती हूँ और मैं कुछ नहीं जानती। मेरे नील को उसका प्यार ना मिला तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी। संजय की गलती की वजह से नील ने बहुत कुछ झेला है, हम कभी दुनिया के सामने अभी नील को अपना बड़ा पोता नहीं कह पाते हैं। तो दादाजी ने अभी चंद्रकला का हाथ पकड़कर कहा कि मुझ पर यकीन रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर निहाल का घर था। सीमा और सुधीर अवनी के साथ हलचल अपने विला में शिफ्ट हो गए थे। इधर सुधीर जो सीमा को समझा रहा था, लेकिन सीमा तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी सुधीर ने सीमा से कहा कि सीमा समझने की कोशिश करो, वो ना एक बहुत बड़ा खानदान है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि उन्होंने अवनी का रिश्ता अपने नील के लिए मांगा है हमसे। तो सीमा ने चिल्लाते हुए कहा कि दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा सुधीर। तो सुधीर ना उन्होंने अवनी का रिश्ता शुभ के लिए नहीं नील के लिए मांगा है, अगर शुभ के लिए मांगते तो मैं समझ सकती थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी शुभ के साथ शादी करने में, लेकिन नील उसका सगा पोता नहीं है, एक बॉडीगार्ड से ज़्यादा हैसियत ही क्या है उसकी। तो नील तो मेरी बेटी के मेकअप का खर्चा भी नहीं उठा सकता है और तुम कहते हो कि मैं अपनी परी जैसी बेटी नील को दे दूं, कभी भी नहीं। नील अवनी से 9 साल बड़ा है उम्र में और 9 साल बहुत होता है। ये तो देखिए आप, चंद्रकला आंटी को रिश्ता मांगने हुए भी शर्म नहीं आई कि वो कहाँ नील और कहाँ मेरी बेटी अवनी। तो सीमा की बात सुनकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए कहा कि मॉम प्लीज़, मैं नील से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। निहाल ने अवनी को अभी चुप रहने का इशारा किया और बोला, मेरी बात सुनिए, नील बहुत अच्छा लड़का है, वो अवनी को बहुत खुश रखेगा, नील जैसा लड़का हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो सीमा ने ये बात सुनकर लगभग चिल्लाते हुए कहा कि लेकिन रखेगा कहाँ पर उस 3 BHK
फ्लैट में, तो निहाल तुम तो मुझे बताओ ही मत कि क्या सही है और क्या गलत, समझे ना। तुम चुप रहो। तो अवनी मेरी बेटी है और उसके डिसीजन मैं खुद ही लूँगी, तुम्हें बीच में बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सुधीर ने निहाल को देखा और फिर निहाल अपने कमरे में गुस्से से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ फैक्ट्री में दिशा शुभ को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी और शुभ, जो दिशा को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था, वो तो उसे बहुत टाइटली हग किए हुए था। शुभ को जब महसूस हुआ कि दिशा भी बुरी तरह से रो रही है, तो उसने दिशा को खुद से दूर कर दिया और अपना माथा दिशा के माथे पर लगाकर कहा कि दिशा, माफ़ कर दो प्लीज़। मैं भूल गया था कि तुम यहाँ फैक्ट्री में ही हो, मुझे माफ़ कर दो, आज फिर मुझसे गलती हो गई। दिशा ने हिम्मत करके शुभ को धक्का दे दिया और थोड़ा सा पीछे हटकर रोने लगी। तो दिशा भी इस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा रही थी। दिशा ने रोते रोते कहा कि आप मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत कैसे करते रहते हो, मैं आपको शिकायत ना नील भैया से कर दूंगी। शुभ के दिमाग में बात एकदम से हिट हो गई कि गंदी हरकत, और शुभ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तो शुभ ने कहा कि गंदी हरकत? क्या गंदी हरकत? कौन सी गंदी हरकत की है मैंने तुम्हारे साथ? तो दिशा ने हकलाते हुए कहा कि आपने आपने मुझे अभी किस किया। तो शुभ ने मुस्कुरा कर कहा कि इसे गंदी हरकत नहीं, प्यार कहते हैं दिशा। अब चलो घर चलते हैं। इतना कहकर शुभ ने दिशा का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी तक लेकर आ गया। शुभ ने दिशा को गाड़ी में बैठा कर कहा कि घर जाकर तुम किसी को भी कुछ भी मत कहना दिशा प्लीज, नहीं तो सब मुझे बहुत मारेंगे, वरना दादी और नील भाई मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मारेंगे, और रुद्र भाई को अगर पता चलेगा तो वो तो मेरी खाल ही उधेड़ देंगे। प्लीज़, उन्होंने मुझे वार्न किया था कि मैं तुमसे दूर ही रहूं। और थोड़ी देर बाद शुभ ने गाड़ी अभी प्रताप हाउस के बाहर रोक दी थी। इधर दिशा अब तक चुप हो गई थी और शांत हो गई थी। तभी दिशा अंदर जाने लगी तो शुभ ने उसे पीछे से आवाज़ लगाकर कहा कि दिशा प्लीज़, घर में किसी को भी कुछ मत बताना, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं, प्लीज़ माफ़ कर दो दिशा। तो दिशा को अभी थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने पलट कर अपनी नम आंखों से कहा कि बताऊंगी, आप हमेशा मुझे परेशान करते हैं ना, आप मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें भी करते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगी, नील भैया को ज़रूर बताऊंगी। इतना कहकर दिशा अंदर जाने लगी तो शुभ ने उसे जल्दी से धमकी भरे लहजे में कहा कि ठीक है, बता दो, जाओ, जाकर अभी बता दो, लेकिन पहले मुझे मेरे लैपटॉप के पैसे दे दो, तब समझी तुम। तो दिशा ने अभी फिर से कहा कि अगर मैं आपके लैपटॉप के पैसे दे दूंगी तो आप मुझे परेशान नहीं करोगे क्या? तो शुभ ने कहा कि हाँ, नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, लेकिन जब तक तुम मेरे पैसे नहीं देती ना, तब तक जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, समझी। अब जो मैं कह रहा हूँ वो कहो। तो दिशा ने कहा कि ठीक है, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। और इतना कहकर दिशा भी प्रताप हाउस के अंदर चली गई। इधर नील आज जो बिजनेस सूट पहनकर बैठा हुआ था और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। जब नील एकदम से नीचे उतर रहा था तो सब अभी हॉल में एकदम से खड़े हो गए और हैरानी से उसे देखने लगे। सब नील को ही देख रहे थे। तो दादी ने तो अभी नील की बलाइयाँ ले ली थी और दादाजी ने भी मुस्कुरा कर कहा कि आज नील तुम ना बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, एकदम राजकुमार की तरह। नव्या भी भागकर आई और नील के गले लग गई और बोली हाय हाय, मेरा भाई इतना ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो नील अभी सबकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा देता है। शुभ ने थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा कि नील भाई, रुद्र प्रताप सिंह ने आपको बिजनेस सूट ही पहना दिया है या फिर कोई कैबिन भी दिया है? तभी सब ने शुभ को घूर कर देखा और गुस्से से अपने दांत पीसने लगे। तभी शुभ ने अपने दांत दिखा दिए तो किट्टू जल्दी से दही और चीनी लेकर आई और उसने जल्दी से नील को दही और चीनी खिला दिया। तो नील ने दही चीनी खाकर कहा कि थैंक यू बच्चा, तुम बहुत अच्छी हो। तो शुभ अभी नव्या को अभी तक नहीं पता था कि नील उनका बड़ा भाई है। तो रुद्र का अभी ऑफिस था। इधर नील जब ऑफिस आया तो रुद्र ने अपने सारे एम्प्लॉयज को मीटिंग रूम में बुला लिया था। रुद्र अभी सबको नील से मिलाना चाहता था और सबको बताना चाहता था कि आज से नील ऑफिस में ही काम करेगा। मीटिंग रूम में धनराज, नील, निहाल और रुद्र बैठे हुए थे। वहाँ पर शुभ नहीं था क्योंकि शुभ अभी भी ऑफिस वर्क नहीं करता था या फिर फैक्ट्री में का ही काम देखा करता था। तो रुद्र ने खड़े होकर अभी सबके सामने कहा कि धनराज अंकल,
रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो कुछ महीने बाद ही धनराज अंकल का सारा काम अभी नील संभालेगा और आज से सब कोई नील को सर बोलेगा। आप सब नील को ही अब रिपोर्ट करेंगे हर बात। रुद्र की बात सुनकर कुछ एम्प्लॉयज़ एकदम से खुश हो गए तो कुछ का मुंह बन गया, क्योंकि सब जानते थे कि नील एक मामूली सा बॉडीगार्ड है रुद्र का। तो एक एम्प्लॉय ने थोड़ा सा हंसकर कहा कि अब एक बॉडीगार्ड को हम लोग रिपोर्ट करेंगे क्या। तो ये बात सुनते ही रुद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और मुट्ठियां बंध गईं। वो बहुत गुस्से में उस एम्प्लॉय की तरफ जाने लगा। तभी रुद्र अभी उस तक पहुंचता उससे पहले ही नील ने उसे बीच में ही अपने गले लगाकर कहा कि बस बस। रुद्र हर बात पर गुस्सा नहीं करते हैं। तो रुद्र ने फिर भी उसे पॉइंट करते हुए कहा कि आउट ऑफ द मीटिंग, समझे तुम, अभी निकल जाओ यहाँ मीटिंग रूम से। रुद्र ने गुस्से में कहा कि किसी भी एम्प्लॉय को नील के ऑफिस में काम करने से कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी के अभी रिज़ाइन कर सकता है। तो सारे एम्प्लॉयज़ अभी चुपचाप गर्दन झुकाकर वहाँ पर खड़े थे। सबको अपनी जॉब प्यारी थी तो किसी ने भी अभी कुछ भी नहीं कहा। रुद्र ने उस एम्प्लॉय को ऑफिस से निकाल दिया। तो रुद्र ने फिर अभी गुस्से में सबको देखकर कहा कि सब नील को रिपोर्ट करेंगे, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बात सब नील को बताएंगे और कोई भी फाइल होगी तो नील ही साइन करेगा और हाँ, आगे से सारा काम नील करेगा। रुद्र बोल रहा था और नील ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। तो निहाल को भी काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी। निहाल ने धीरे से नील के कान में कहा कि साले, ये तुझे रिपोर्ट कर रहा है, क्या तेरा काम बढ़ा रहा है? तो इतना सारा काम अकेले कैसे करेगा तू? नील ने धीरे से कहा कि साले कुछ करना, मुंह क्या दिखा रहा है, साले कुछ करना। तो निहाल ने कहा कि बस बस कर रुद्र, ज़्यादा काम हो जाएगा। नील का आज फर्स्ट डे है, वो इतना ज़्यादा काम कैसे हैंडल करेगा। तो रुद्र अभी निहाल की बात समझ गया और उसने एम्प्लॉयज़ को देखकर कहा कि बैक टू योर वर्क, अब तुम सब जाकर अपने अपने काम में लग जाओ। तो नील धनराज के कैबिन में काम करने लगा। तो धनराज अभी नील को ऑफिस वर्क समझाने के लिए आ गया था। धनराज ने कहा कि नील, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ बेटा, मैं घर जा रहा हूँ, बाकी काम अब कल कर लेंगे। तो नील ने एक फाइल चेक करते हुए कहा कि ठीक है अंकल, आप चले जाइए, मैं बाकी के काम खुद ही देख लूँगा। तो धनराज अभी कैबिन से बाहर आ गए थे। धनराज घर जा रहे थे कि तभी रास्ते में उसे एकदम से रुद्र मिला। तो रुद्र ने कहा कि अंकल, आप घर जा रहे हो क्या? तो धनराज ने कहा कि हाँ बेटा, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। तो रुद्र ने पूछा कि अंकल, नील अभी कंपनी संभाल तो लेगा ना? तो धनराज ने कहा कि हाँ बेटा, नील बिल्कुल संजय पर गया है, तुम्हें कभी अपने पापा से मिलने का मन करे तो नील को देख लेना। नील संजय की बिल्कुल कार्बन कॉपी है, बिल्कुल उसी तरह मेहनत करता है जितना कि संजय था। संजय जितना ही शांत है, संजय जितना ही समझदार है, संजय जितना ही मैच्योर है। तो रुद्र ने कहा कि अंकल, मैं पापा जैसा नहीं हूँ क्या? तो धनराज ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो धनराज ने कहा कि तुम अपने दादाजी जैसे हो बेटा, बिल्कुल गुस्सेल, इंटेलिजेंट, पहले से प्लानिंग करने वाले, अटैक से पहले तैयार रहने वाले। तुम अपने दादाजी की तरह हो, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते हो। मगर संजय ऐसा नहीं था बेटा। जो बातें किसी को नहीं पता होती हैं ना, वो तुम्हें पता होती हैं और तुम ये बात किसी को भी फील नहीं होने देते हो कि तुम्हें सारी चीज़ें पता है। इसी तरह धनराज की बात सुनकर अभी रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। तो रुद्र ने फिर से पूछा, और अंकल शुभ, शुभ कैसा है? शुभ किस पर गया है? तो धनराज ने एक मीठी सी मुस्कान के साथ कहा कि शुभ, शुभ तो अपनी बिल्कुल माँ पर गया है, बिल्कुल संध्या पर गया है। शुभ, शुभ ना संध्या की तरह ही मुस्कुराता है, हंसता है, मजाक करता है और सबके दिल में जल्दी से अपने लिए जगह बना लेता है, बिल्कुल संध्या जैसा है। संध्या की तरह ही एकदम चंचल है, किसी से कोई जलन फील नहीं करता है, संध्या की तरह ही सबकी इज्जत करता है, तो संध्या की तरह ही एकदम मासूम। धनराज ने अपने ही सुर में बोले जा रहे थे और रुद्र, जो धनराज को हैरानी से देखे जा रहा था, जैसे कह रहा हो कि आप मेरी माँ की तारीफ कर रहे हो या फिर शुभ की। तो धनराज ने अभी रुद्र को देखा तो वो उसके मन के भाव समझ गया था। धनराज ने एक जोरदार हंसी के साथ अपनी हथेली फैलाकर कहा कि अरे यार, हम भी कभी जवान थे, तुम्हारी माँ हमारे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी और हमने ही उसे संजय से मिलवाया था, तुम्हारी माँ हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। धनराज की बात
बात सुनकर रुद्र एकदम से मुस्कुरा देता है। तो नील ने आज सारा दिन बहुत सारा काम किया था। धनराज ऑफिस से चला गया था और नील अभी भी कैबिन में बैठा हुआ कुछ फाइल्स चेक कर रहा था और बहुत ज़्यादा काम में बिजी था। इधर थोड़ी देर के बाद नील को भी नींद आने लगी थी। वो सोफे पर जाकर पेट के बल लेट गया और बहुत ज़्यादा थकावट होने की वजह से नील वहीं पर सो गया। थोड़ी देर के बाद रुद्र नील के कैबिन में आया तो उसने अभी नील को बेसुध सोता हुआ देखा। तो रुद्र को अभी धनराज की बातें याद आ जाती हैं। रुद्र नील के पास आया और एक मीठी मुस्कान के साथ नील के शूज रिमूव करने लगा। थोड़ी देर में ही रुद्र ने नील के शूज उतार कर साइड में रख दिए। तो रुद्र अभी कैबिन से चला गया और थोड़ी देर में ही शुभ भी उछलता हुआ नील के कैबिन में आया। तो शुभ ने अभी नील को देखकर मुस्कुराते हुए खुद से कहा कि आज तो भैया की मेरी जैसी हालत ही हो गई है। मैं तो फिर भी गाड़ी में सोया था, नील भैया तो यहीं पर सो गए। तो शुभ ने फिर एक अलमारी में से ब्लैंकेट निकाला और नील को अच्छे से कवर कर दिया। शुभ फिर से वहां से जाने ही वाला था कि तभी वो एकदम से रुद्र से टकरा गया। तो रुद्र ने कहा कि तुम लोगों की पार्टी है क्या? शुभ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रुद्र ने कहा कि जाओ, लेकिन हाँ किट्टू, दिशा, नव्या का ध्यान रखना, ठीक है? तो शुभ ने कहा कि हाँ भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं तीनों का ध्यान रखूंगा, लेकिन हाँ कल ऑफिस लेट आऊँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा ना। तो रुद्र ने मुस्कुरा कर अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा कि ठीक है, कल तेरी छुट्टी, जा ऐश कर, ठीक है? तो शुभ वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खुश होकर चला गया। शुभ के जाते ही निहाल वहाँ पर आ गया। तो निहाल ने अभी नील को देखा तो कहा कि ये तो यहीं पर सो गया यार, उठा इसे घर चलते हैं। तो रुद्र ने कहा कि हाँ ये यहीं सोएगा और मैं भी आज रात यहीं पर रहूंगा, तुम घर जाओ। तो निहाल ने काफी ज्यादा हैरानी से पूछा, क्या बात है रुद्र, कई दिनों से देख रहा हूँ कि तू ना रुद्र पर कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहा है। तो रुद्र ने कहा कि तुझे भी तो आता है ना, तो मैंने तो कभी नहीं पूछा कि तू इतना ज्यादा नील से प्यार क्यों करता है। तो निहाल ने कहा कि रुद्र तू ना एकदम से बदल गया है, किट्टू ने बदल दिया है तुझे, गुस्सा नहीं आता है तुझे, अब सबसे प्यार से पेश आता है तू, बहुत अच्छा लगता है तुझे ऐसे देख कर। निहाल रुद्र की तारीफ कर रहा था तो रुद्र को थोड़ा सा शाय फील हो रहा था। तो रुद्र ने भी मुस्कुरा कर कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू जा, मैं यहाँ पर ही नील के पास रहूँगा। निहाल भी वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला गया और रुद्र नील के पास आकर बैठ गया। तो दोस्तों आज रुद्र को फाइनली पता चल गया कि नील उसी का बड़ा भाई है। क्या ये अच्छा हुआ है या फिर इस वजह से आएगा कहानी में कोई नया ट्विस्ट? तो दोस्तों इस कहानी में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो दोस्तों क्या अवनी और नील की हो जाएगी शादी या फिर सीमा कर देगी इन दोनों को हमेशा के लिए दूर? तो अभी निहाल और नव्या की लव स्टोरी की होने जा रही है शुरुआत। प्लीज़ इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी को पूरा। तो गाइस कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक